साल था 1942। हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों में एक भारतीय वन अधिकारी एक ऐसी जगह पहुंचा जहां दूर दूर तक इंसानी आबादी नहीं थी। करीब 5000 मीटर की ऊंचाई, चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़ और उनके बीच एक छोटी सी जमी हुई झील। उस झील का नाम था रूपकुंड। लेकिन उस दिन वहां कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी। झील की बर्फ पिघल रही थी और उसके नीचे कुछ सफेद चीजें दिखाई दे रही थीं। पहले लगा शायद पत्थर होंगे, लेकिन जब पास जाकर देखा गया तो वो पत्थर नहीं थे, वो इंसानी हड्डियां थीं। एक खोपड़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और देखते ही देखते झील के आसपास इतने इंसानी अवशेष दिखाई देने लगे कि एक सवाल ने सबको परेशान कर दिया। इतनी ऊंचाई पर इतने सारे लोग आखिर मरे कैसे? यहां कोई शहर नहीं था, कोई युद्ध का मैदान नहीं था, कोई बस्ती भी नहीं थी। फिर ये लोग यहां आए क्यों? और सबसे बड़ी बात, ये लोग थे कौन? आने वाले दशकों में वैज्ञानिकों ने इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की। कभी लगा कि रहस्य सुलझ गया है, लेकिन फिर इन कंकालों के डीएनए से एक ऐसी बात सामने आई जिसने पूरी कहानी ही बदल दी। क्योंकि रूपकुंड में मिले सभी लोग एक साथ नहीं मरे थे। उनकी मौतों के बीच करीब 1000 साल का अंतर था, और उनमें से कुछ लोगों की आनुवंशिक पृष्ठभूमि भारत से हजारों किलोमीटर दूर एक क्षेत्र से जुड़ी हुई थी। तो आखिर इस झील पर ऐसा क्या होता रहा था? इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले इस जगह को समझना होगा। उत्तराखंड के हिमालय में मौजूद रूपकुंड कोई आम झील नहीं है। यह समुद्र तल से लगभग 5000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है। यहां तक पहुंचना आज भी आसान नहीं है। सोचिए, अगर आज आधुनिक कपड़े, जूते और बाकी सामान होने के बावजूद यहां पहुंचना मुश्किल है, तो सैकड़ों साल पहले लोग यहां तक कैसे पहुंचे होंगे? और क्यों? साल के ज्यादातर समय झील बर्फ से ढकी रहती है, लेकिन गर्मियों में जब बर्फ पिघलती है तो उसके साथ इस जगह का पुराना राज भी बाहर आने लगता है। इंसानी हड्डियां, खोपड़ियां और अलग अलग लोगों के अवशेष। इसी वजह से रूपकुंड को बाद में एक और नाम मिला, कंकालों की झील। जब 1942 में यहां मिले कंकालों की खबर फैली, उस समय दुनिया दूसरे विश्व युद्ध से गुजर रही थी। इसलिए एक शुरुआती आशंका ये भी थी कि कहीं ये हाल के सैनिकों के अवशेष तो नहीं। लेकिन जांच आगे बढ़ी और पता चला कि ये हड्डियां उससे कहीं ज्यादा पुरानी थी। यानी अब रहस्य और गहरा हो गया। अगर ये आधुनिक सैनिक नहीं थे तो कौन थे? क्या यहां कभी कोई युद्ध हुआ था? क्या कोई सेना इस रास्ते से गुजरी थी, या कोई पूरा समूह हिमालय में रास्ता भटक गया था? कई संभावनाएं सामने आईं, लेकिन कोई ऐसा जवाब नहीं था जो हर सवाल को खत्म कर सके। और तभी इस रहस्य के साथ जुड़ी एक पुरानी स्थानीय कहानी पर लोगों का ध्यान गया। हिमालय का ये इलाका लंबे समय से देवी नंदा देवी से जुड़ी धार्मिक परंपराओं का हिस्सा रहा है। एक लोक कथा में राजा और उसके साथ यात्रा कर रहे लोगों का जिक्र मिलता है। कहानी के अनुसार यात्रा के दौरान पहाड़ों में मौसम बिगड़ गया और फिर आसमान से भयानक ओलावृष्टि शुरू हुई। अब पहाड़ों पर एक समस्या होती है। खुले इलाके में अगर मौसम अचानक जानलेवा हो जाए तो छिपने के लिए आपके पास बहुत कम जगह होती है। कल्पना कीजिए, चारों तरफ पहाड़, तेज हवा, तापमान गिरता जा रहा है, ऊपर से लगातार बर्फ और ओले गिर रहे हैं, और आपके साथ दर्जनों लोग हैं, लेकिन बचने की कोई सुरक्षित जगह नहीं। क्या रूपकुंड के लोगों के साथ भी यही हुआ था? इस संभावना को और दिलचस्प बनाने वाली एक चीज बाद में कंकालों में दिखाई दी। कुछ खोपड़ियों पर चोट के निशान मिले थे। कुछ शोधकर्ताओं ने माना कि ऐसी चोटें ऊपर से गिरने वाली कठोर गोल वस्तुओं से हो सकती हैं। यहीं से एक कहानी बेहद लोकप्रिय हो गई। शायद रूपकुंड के लोग एक भयानक ओलावृष्टि में मारे गए थे, और काफी समय तक ऐसा लगा जैसे आखिरकार जवाब मिल गया। सैकड़ों साल पहले यात्रियों का एक समूह यहां आया, मौसम अचानक बिगड़ा और वो सभी इस बर्फीले पहाड़ पर मारे गए। मामला खत्म। लेकिन रूपकुंड का असली रहस्य यहीं से शुरू होता है, क्योंकि अगर ये सभी लोग एक ही हादसे में मरे थे तो एक बात का जवाब मिलना चाहिए था। सभी कंकाल लगभग एक ही समय के होने चाहिए थे। लेकिन जब आधुनिक विज्ञान ने इन हड्डियों की जांच की
तो ऐसा नहीं निकला। साल 2019 में वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने रूपकुंड से मिले लोगों के प्राचीन डीएनए का अध्ययन किया। कुल 38 लोगों से आनुवंशिक जानकारी हासिल की गई और नतीजे बेहद अजीब थे। इनमें से 23 लोगों की आनुवंशिक पृष्ठभूमि दक्षिण एशिया से जुड़ी हुई थी। यह बात बहुत ज्यादा हैरान करने वाली नहीं थी, आखिर झील भारत में थी। लेकिन बाकी लोगों में एक समूह ऐसा था जिसकी आनुवंशिक पृष्ठभूमि पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र से सबसे अधिक मिलती थी। ऐसे 14 लोग मिले और एक व्यक्ति की आनुवंशिक पृष्ठभूमि दक्षिण पूर्व एशिया से जुड़ी मिली। अब जरा इस बात के बारे में सोचिए, आज से सदियों पहले पूर्वी भूमध्य सागर से जुड़ी आनुवंशिक पृष्ठभूमि वाला लोगों का एक समूह भारत आता है। फिर भारत के अंदर भी वो सामान्य शहर या मैदानी इलाके में नहीं रुकता, वो हिमालय की तरफ जाता है और फिर 5000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद इस छोटी सी झील तक पहुंचता है। क्यों? लेकिन वैज्ञानिकों को अभी इससे भी बड़ा झटका लगना बाकी था। जब इन कंकालों की रेडियो कार्बन जांच की गई तो पता चला कि ये सभी लोग एक ही समय पर यहां नहीं पहुंचे थे। दक्षिण एशियाई पृष्ठभूमि वाले कई लोगों की मौत लगभग 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच हुई थी, लेकिन पूर्वी भूमध्य सागरीय पृष्ठभूमि वाले समूह की मौत करीब 17वीं से 20वीं शताब्दी के बीच की निकली, जिनकी तिथियां मुख्यतः लगभग 1800 ईस्वी के आसपास केंद्रित थीं। यानी रूपकुंड में मिले लोगों की मौतों के बीच लगभग 1000 साल का अंतर हो सकता था। एक ही झील, लेकिन दो अलग समय, अलग अलग लोग, अलग अलग पृष्ठभूमियां और शायद अलग अलग मौतें। अब पुरानी एक हादसा एक समूह वाली कहानी पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि अगर एक समूह करीब 1000 साल पहले यहां मरा तो सदियों बाद दूसरा समूह ठीक इसी जगह तक क्यों पहुंचा? पहले समूह के बारे में एक संभावित जवाब हमारे पास है। रूपकुंड जिस इलाके में है वो नंदा देवी से जुड़ी धार्मिक यात्राओं के क्षेत्र में आता है। इसलिए संभव है कि दक्षिण एशियाई समूह के कुछ लोग किसी यात्रा या तीर्थ पर यहां आए हों। लेकिन दूसरे समूह की कहानी आज भी उलझी हुई है। वे लोग कौन थे? भारत कब और क्यों आए? क्या वे यात्री थे? क्या किसी धार्मिक यात्रा का हिस्सा थे? उन्हें रूपकुंड के बारे में किसने बताया? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, उनकी मौत कैसे हुई? आज हमारे पास उनके डीएनए हैं, उनकी हड्डियां हैं, उनकी उम्र का अनुमान है, लेकिन हमारे पास उनकी कहानी लिखने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। और शायद यही रूपकुंड की सबसे डरावनी बात है। यहां डर किसी भूत का नहीं है, डर इस बात का है कि कभी ये हड्डियां भी हमारी तरह जीते जागते इंसान थे। इनमें से किसी का परिवार रहा होगा, किसी ने इस यात्रा पर निकलने से पहले अपने घर वालों से कहा होगा, मैं वापस आऊंगा, लेकिन वो कभी वापस नहीं पहुंचा। उसके परिवार को शायद कभी पता भी नहीं चला कि उसके साथ क्या हुआ। और सदियों बाद उस इंसान की कहानी नहीं, सिर्फ उसकी हड्डियां मिली। आज भी रूपकुंड हमारे कई सवालों का जवाब नहीं देता। विज्ञान ने यह जरूर बता दिया कि यहां मिले सभी लोग एक ही घटना के शिकार नहीं थे, लेकिन इससे एक रहस्य खत्म हुआ और कई नए पैदा हो गए। अलग अलग सदियों में अलग अलग जगहों से आए लोग इस एक सुनसान झील तक क्यों पहुंचे? उनके आखिरी कुछ घंटे कैसे थे? क्या कुछ लोगों की मौत खराब मौसम से हुई? क्या अलग अलग समूह अलग कारणों से मरे? या इस जगह की कहानी में अभी भी कोई ऐसा हिस्सा बाकी है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं? हम नहीं जानते, और शायद यही इस कहानी का सबसे सही जवाब है, क्योंकि कभी कभी इतिहास हमें पूरा सच नहीं देता, वो सिर्फ कुछ निशान छोड़ देता है और बाकी कहानी हमें उन निशानों से समझनी पड़ती है। हिमालय में आज भी रूपकुंड मौजूद है। सर्दियों में बर्फ फिर झील को ढक देती है, पहाड़ शांत हो जाते हैं और उसके नीचे उन लोगों के अवशेष छिप जाते हैं जो अलग अलग समय में न जाने किस वजह से दुनिया के अलग अलग हिस्सों से चलकर आखिरकार इसी जगह पहुंचे थे। रूपकुंड, भारत की वो झील जहां हमें इंसानों के कंकाल तो मिल गए, लेकिन आज तक उनकी पूरी कहानी नहीं मिली।